अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह आपको मास्टर शॉट में हमारे मेहमान, जो मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वो तो नज़र आ ही गए होंगे। मुल्क में ऑल्दो बारिशें हो रही हैं, ज़रा मौसम बेहतर हो गया है। अब कहीं बहुत से इलाकों में आपको पता है जो गर्मी का जोर था वो टूट गया है, लेकिन गर्मा गर्म सियासत की भी साथ साथ तैयारी हो रही है और तो बयानात का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। अब्दुल्ला, वो सर्दियां हो या गर्मियां हो, वो मौसम हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का जो सियासत का मौसम है वो गर्म रहता है, तो वो हमेशा आपको बड़ा अच्छा पक के मिलता है। और आज भी बिकॉज आवर एस्टीम्ड गेस्ट इज विद अस इन द, क्यों ना बताई दे कौन हमारे जी गेस्ट हैं। बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं और ज़ाहिर है बड़े करीब समझे जाते हैं वज़ीर आज़म के, तो इनसे बहुत सी बातें हमने करनी है। लेकिन एक अहम सवाल जो किया जा रहा है और ज़ाहिर है 2-3 रोज से ज़रा जोर पकड़ गया है इस सवाल कि कौन बचाएगा इमरान खान, कासिम और सुलेमान या फिर अलीमा खान। तहरीक इंसाफ ने अपने लीडर की रिहाई के लिए इमरान खान के बच्चों से उम्मीदें लगाई हैं और पार्टी ने इस बार पार्टी कारकुनों का खून गर्म करने के लिए पाकिस्तान में हमेशा से मकबूल और सदाबहार रिवायती सियासी नुस्खा आजमाने का फैसला किया है। और ये क्या है भाई, माजी में देखा गया है कि जब पार्टी लीडर्स के रिश्तेदार या बच्चे खुद एहतजाज की क़यादत करते हैं तो वोटर्स सपोर्टर्स भी ज़्यादा जोश और जज्बे में, आपको पता ही है, और we have so many examples of it. These are the realities of politics. हम कहते हैं कि जी हमारे यहाँ दुनिया में भी बहुत सारी यही रियलिटी है, मतलब आप अमेरिका देख लें और दीगर मुल्क देख लें। हम अपने खित्ते से इसको महदूद करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, लेकिन ये बाकी दुनिया में भी ऐसी ही रियलिटी है कि सियासत में मतलब विरासती इनहेरिटेंस ये सारा सिलसिला बड़ा जोर शोर के साथ कबूल किया जाता है। तो यही वजह है कि पीटीआई ने बरतानिया में मुकीम इमरान खान के बच्चों को आजमाने का फैसला किया है। अब वैसे आजमाने का फैसला किया, बेचारे कितने प्रेशर में होंगे वैसे अगर आप ये सोचें तो। इस बात का ऐलान अलीमा खान ने खुद किया था, एक दफ़ा दोबारा सुनो। इमरान खान ने कहा हमें तहरीक शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। कोई ओहदेदार जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल के उनको बाहर निकाल दूंगा पार्टी से। इसलिए आप सारे अपना फोकस करें तहरीक के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान, और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। इमरान खान को बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। डेट वगैरह नहीं दी इमरान खान साहब ने कि कब से शुरू करें? पीटीआई की लीडरशिप आपको डेट दे देगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इसका पीक 5 अगस्त को होगा। अच्छा, जुमे को पीटीआई का बड़ा अहम इजलास है, उसमें तमाम फैसले हो जाएंगे, गालिबन डेट भी आ जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान के बेटों की जानिब से एहतजाजी तहरीक में शिरकत पर खुश हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर का कहना है कि लोग बानी के रिश्तेदारों से प्यार करते हैं। ख्वाहिश है कि अलीमा खान एहतजाज को लीड करें। इस बार एहतजाज की नौयत क्या होगी? क्या दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, अडियाला जेल की तरफ मार्च होगा, रावलपिंडी की तरफ मार्च होगा? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कुछ बताने को तैयार नहीं हैं, मगर हाँ ये कह रहे हैं कि तहरीक तो चलेगी। लेकिन ऑल्दो कल पंजोता साहब थे शाम के प्रोग्राम में जियो पे आज शाहजेब खानजादा के साथ में, उन्होंने कहा डी चौक, और दीगर भी लोग कह रहे हैं कि डी चौक जो है वो इस दफ़ा नहीं होगा, एहतजाज का मरकज़ तो क्या होगा ये शायद कुछ दिन में पता लग जाए। सुने अली अमीन ने क्या कहा। तहरीक तो हमारे बड़े वक्त से शुरू है और आपने देखा उस तहरीक में हमने हर तरह की कुर्बानियाँ भी दी हैं, हर तरह की कोशिश भी की है। बाकी फैसला तो अल्लाह ताला करता है। और अभी फिर हमारा दोबारा एक तहरीक का अनाउंस हुआ है और आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द नज़र आएगा कि उस तहरीक में हम जो भी हमारे आपस में फैसला होगा किस तरीके से करनी है, तो उस तरीके से इंशाल्लाह आपको आने वाले 1-2 दिन में ही इंशाल्लाह उसका नज़र आएगा इम्पैक्ट। लेकिन अभी ऐसा है कि हम चूँकि कोई भी तहरीक करने के लिए एक प्लान बनाकर पहले से अनाउंस नहीं करते, क्योंकि मुखालफिन भी बहुत तैयारी कर लेते हैं और पहले से हमारे लोगों को, स्पेशली हमारे और सूबों में, यहाँ तो मसला नहीं है, वो पहले से ही पकड़ धकड़ करके जबर शुरू कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ये तहरीक जारी है। अच्छा, ये डेफिनेट पता है ना, हर चीज़ में कोई तड़का लगाना होता है, तो इस बार एहतजाज में भी सुलेमान और कासिम के आने से ऑब्वियसली एक जज्बाती टच जो है ना उसकी बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन हुकूमत इस बारे में क्या कह रही है? इनफैक्ट वो तो इशारा दे रहे हैं कि शायद इन दोनों को आने से रोका भी जाए। सुने।
पहली तो बात है कि वो बच्चे बरतानवी शहरी हैं। बरतानवी शहरी यहाँ पे आके पाकिस्तान की सियासी एक्टिविटीज़ में जो है हिस्सा नहीं ले सकता और ना इसकी कानून इजाज़त देता है। तो उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है तो उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़े पे आके ये कोई शादी ब्याह तो नहीं है, ये कोई सैर व तफरी के लिए तो नहीं आ रहे, ये अलल ऐलान कह रहे हैं कि हम इंतशार फैलाने आ रहे हैं या उस इंतशार में अपना हिस्सा डालने जा रहे हैं। तो ये इस चीज़ की तो ममानियत है, इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं दी। तो आप कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान ही नहीं आने दिया जाए? अगर वो वीज़ा लेके आएंगे तो मेरे ख्याल से कंसर्न अथॉरिटी ज़रूर देखेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कि उनका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है। जब पर्पज़ ऑफ विज़िट वो ये टूरिज़म या टूरिस्ट एक्टिविटीज़ तो नहीं लिख रहे, वो तो वहाँ पे लिख रहे हैं कि जी हम आ रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने। अब जब वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने आएंगे, मेरे नहीं ख्याल कि वीज़ा फॉर्म पे कोई ऐसी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। मगर बच्चे अपने वालिद से मिलने के लिए तो आ सकते हैं, शायद अगर वो ये लिखें कि हम अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो उसकी तो इजाज़त होनी चाहिए। जहाँ PTI में हम आपको बहुत दिन से बता रहे हैं कि कन्फ्यूजन है, ज़ाहिर है लीडरशिप का फुकतान है, वहीं हुकूमत में भी कन्फ्यूजन इसलिए है कि एक तरफ राना सना कहते हैं कि आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे, बैरिस्टर साहब कहते हैं, बैरिस्टर अकील के इनको शायद आने ही नहीं दिया जाएगा, तलाल चौधरी कहते हैं कि आए हम सिक्योरिटी देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा। तो इरफान सिद्दीकी साहब से पूछ लेते हैं। इरफान साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप आए कराची और आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर बता दीजिए कि प्लान है क्या? आने दिया जाएगा, उसके बाद गिरफ्तार किया जाएगा, आने दिया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और सिक्योरिटी दी जाएगी और एहतजाज करने दिया जाएगा? व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्लान? जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। पहले तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में आपके साथ बैठ के। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अब तीन बातें आपने PMLN के 3 लीडरों की ज़ुबानी कहलवा ली और मेरी बात शायद चौथी बात होगी और वो कल वो कोट करेंगे आपके जी 4 मुख्तलिफ बयानिए हैं। बुनियादी बात ये है कि जो इस सारी चीज़ से जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं जी कि वो आएंगे नहीं आएंगे तो उन पर क्या गुजरेगी, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि वो क्यों आ रहे हैं, क्यों बुलाए जा रहे हैं। बुलाए इसलिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर जो ऑप्शंस थे आपके वो ख़त्म हो गए, वो एग्जॉस्ट हो गए। पब्लिक आपके साथ नहीं निकली, आपकी सारी कॉल्स फाइनल कॉल तक सारी कॉल्स नाकाम हो गई, आपके असम्बलियों से इस्तीफ़े नाकाम हो गए, आपकी 9 मई नाकाम हो गया, आपके सारे हरबे नाकाम हो चुके हैं। और लास्ट कार्ड जो अभी बैठे बैठे आपको याद आया वो ये है जी कि हमारे बच्चे भी तो हैं, वो निकलेंगे तो एक इमोशनल अपराइजिंग होगी, लोग निकलेंगे, एक अपील होती है अपील बच्चों में। दूसरी बात इससे जुड़ी हुई है कि खान साहब का फ़लसफ़ा ये रहा है कि पॉलिटिक्स के अंदर ये जो फैमिली का होता है टच या फैमिली पॉलिटिक्स होती है वो इसके ख़िलाफ़ रहे हैं बड़े खुले बंदों। अब लगता ये है कि बहनें तो यहाँ मौजूद हैं और वो पूरी तरह पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें वो पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक बात ये बता दूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पे। एक तो ये है कि वो बच्चे पाकिस्तान की फ़ज़ा में पले बड़े नहीं हैं बिल्कुल भी। उन्हें शायद कराची की गर्मी में आपके चुंदरीगढ़ रोड पे या कहीं छोड़ दिया जाए तो वो पिघल जाएंगे, उन बेचारों की कैफियत ऐसे, वो बाहर पले बड़े हैं। ज़ुबान वो शायद उर्दू नहीं बोल सकते, यानी इस कौम से मुखातिब होने के लिए उनके पास ज़ुबान कोई नहीं है। हाँ, उनके चेहरे हैं, वो अट्रैक्शन रखते हैं लोगों के लिए। इमरान खान के बच्चे हैं, लोग सेंसिबल हैं, पढ़े लिखे हैं उनका, और मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली भी वेल अवेयर वो होंगे। तो मेरे ज़ाती ख़्याल में, क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट ने कोई मौक़िफ़ अपना सरकारी तौर पे नहीं दिया, मेरे ज़ाती ख़्याल में अगर वो आते हैं तो उन्हें आने देना चाहिए। वो आएँ और अपनी एक्टिविटी भी करें। वो सारी उम्र उन्होंने बाहर गुजारी है, वो जानते हैं कि एहतजाज क्या होता है, एहतजाज किस तरह किया जाता है, एहतजाज में कौन कौन सी बाउंड्रीज़ हैं जो हम क्रॉस नहीं कर सकते। दे आर वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और अपने वालिद की पॉलिटिक्स को तो फॉलो करते ही होंगे, वेदर एक्टिवली इन्वॉल्व कभी हुए हो या ना हो। मेरा ख्याल है कि उन्हें इस हक से महरूम भी नहीं करना चाहिए कि वो अपने वालिद के लिए अगर कोई तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं, भले चलाएं। सर, आपको नहीं लगता कि आप उन्हें इन दी सर्कमस्टांसेस किसी को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो फॉर अदर सर्कमस्टांसेस एंड रीजंस, जैसे बेनज़ीर साहिबा के जो बच्चे थे वो भी बाहर ही ज़्यादातर पले बड़े,
उर्दू में महारत हासिल नहीं थी, लेकिन फिर वो यहाँ आए, अपनी वालदा की शहादत के बाद सियासत में हिस्सा लिया, अब उर्दू भी आ गई, अब दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी रखते हैं, एक मंझे हुए सियासतदान भी बन गए, तो मे भी ये भी ट्रेन हो जाए। देखिए अब्दुल्ला, वो मेरा ख्याल है कि आपका प्रोग्राम मुख्तसर होगा। वो बड़े एक मुख्तलिफ सिनेरियो था। एक तो ये है कि जो असल तहरीक चली है भुट्टो साहब के बारे में, तो वो तहरीक की निगहबानी करती रही हैं, अमरीत के दिनों में भी करती रही हैं, नुसरत भुट्टो करती रही हैं, बेनज़ीर करती रही हैं, तो वो उर्दू बोल लेती थी अच्छी खासी। ये जो बच्चे अब बड़े हो गए हैं, बख्तावर आ गए या बिलावल आ गए, इनको तहरीक चलाने का सच मौका नहीं मिला, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये तो जब बड़े हुए हैं तो सिनेरियो, मंजर, मौसम सब कुछ बदल चुका था। तो मैं बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर वो आना चाहें, मेरी ज़ाती राय ये है कि उन्हें आने दें। बरतानवी शहरी भी तो आते हैं ना, दुनिया भर के शहरी आते हैं। हाँ, अगर वो यहाँ आके कानून की जो हुदूद हैं, क़यूद हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको क्रॉस करते हैं तो आपके पास कानून है, उसके लिए वो तैयार होके आएंगे कि अगर हम कानून से लड़ते हैं तो कानून अपना रास्ता तो बेसिकली सर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत इज नॉट थ्रेटेंड बाय इट, जितने भी स्टेटमेंट्स जरा कंफ्यूजिंग आ रहे हैं। हुकूमत का सर्टेन होना इसलिए मेरा ख्याल है नहीं है कि हुकूमत इसको कोई बड़े इशू के तौर पे फिलहाल ले ही नहीं रही है, बहुत सीरियसली इसको डिस्कस ही नहीं किया जा रहा। मैं तो कहता हूँ चाहिए सर, अगर बड़ा एहतजाज होता है तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी दी जा रही है। मैं तो आप दोनों से ये कहता हूँ कि जो डिस्कस करने वाला पॉइंट है ना, मेरा जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रहा है, व्हाई दीज किड्स नाउ, ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी है? ये जो 2 पत्ते मेरी जेब के अंदर पड़े हुए थे कहीं बहुत दूर की जेब के अंदर, मैंने इन्हें क्यों निकाला? देखिए सर, क्योंकि इससे पहले वाली एहतजाज की कॉल्स नाकाम हो गई, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब्दुल्ला, हम ये मान लेना कि हम कुछ नहीं कर पाए, ना गंडापुर साहब कर पाए, ना हमारी तहरीकें कर पाई, ना हमारे जलसे जुलूस कर पाए, ना हमारी बगावत कर पाई, ना हमने अपील की बार के पाकिस्तानियों से पैसे ना भेजो, उन्होंने धड़ाधड़ पैसे भेजने शुरू कर दे। तो मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे, हम ये रिकॉर्ड हो रही हैं चीज़ें, कि ये पत्ता जो वो खेलने जा रहे हैं, ये पत्ता भी उनकी रिहाई के हवाले से कामयाब नहीं हो सकता। यानी जिसको ये ट्रम्प कार्ड ये एग्रीवेट करेगा उनकी मुश्किलात को। अच्छा, यस, एग्रीवेट इसलिए करेगा कि बिलाखिर जो सियासत की बात होती है ना, तो वो मेज़ पे बैठ के बात करना पड़ती है। अब जितने ज़माने सदियों से आप देख लें। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान से कल हुकूमती वक्त फिर मिला है, आप लोग मतलब कितने साल हो गए अब? 2 साल से, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल से इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई है पेशरफ्त? अब तो रिजर्व सीट भी मिल गई हैं, मतलब कोई इम्कान है कि वो आपके साथ मिल जाएं, शामिल हो जाएं या जरा मान जाएं? वरना वो एक टेंशन जो रहती है ना, क्योंकि मुलाकातें तो उधर भी होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की भी तब्दीली के बीच में बातें हो रही थी। कोई तब्दीली नहीं है हुमा और अब्दुल्ला। मौलाना से जो हमारा ताल्लुक़ है वो हमेशा बड़ा अच्छा रहा है। बज़ाहिर मौलाना के बयानात के अंदर थोड़ी सी तलखी का पहलू होता है, वो सियासतदान हैं, वो जानते हैं कि अगर सियासत में ज़िंदा रहना है तो हुकूमत के बारे में ज़्यादा दोस्ताना रवैया जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानते, बरमला ऑन रिकॉर्ड नहीं मानते। लेकिन ये मेरे ख़ुद बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं मिलता भी रहता हूँ उनसे। मौलाना ज़ीरक सियासतदान है, वो कभी इंतशार की सियासत नहीं करते, कभी अफरा तफरी की सियासत नहीं करते, कभी ऐवानों को के अंदर हलचल पैदा करने की सियासत, वो जो भी कहते रहे। सो वी आर कंफर्टेबल विद मौलाना साहब। और मौलाना साहब जब एक चीज़ को समझते हैं कि हाँ ये मुल्की और कौमी मफाद में है, तो वो उसमें साथ भी देते हैं। 26वीं तरमीम में उन्होंने हमारा साथ दिया, लोग जो मर्जी ये कहते रहे। सो मौलाना के बारे में हमें कुछ ज़्यादा तशवीश नहीं है और मौलाना हमारे सिलसिले में भी कुछ ज़्यादा परेशान नहीं रहते। अच्छा, अब ये जो कमिंग बैक टू द एहतजाज जो पीटीआई ने अनाउंस किया हुआ है 5 अगस्त की, वो डेट भी बता रहे हैं क्योंकि 2 साल हो जाएंगे खान साहब को बीइंग इनकार्सरेटेड। डी चौक का भी उन्होंने कह दिया कि डी चौक विल नॉट बी द वेन्यू। कोई तैयारी इसके लिए? ऑब्वियसली वो उनको तो 1 महीना ऑलमोस्ट मिल रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को भी पता है कि ये लोग कर रहे हैं, बेटे भी आ रहे हैं, मतलब दे आर ट्राइंग टू मेक इट रियली बिग। या फिर बातचीत। सो इट्स आइदर दैट और सम काइंड ऑफ अ डायलॉग, जो कि हमने देखा है पिछली बार, काफ़ी बार स्टार्ट भी हुआ है, वो स्टार्ट होते ही ख़त्म भी हो जाता है। व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस एंड व्हाट डू यू थिंक इज़ लाइकली टू हैपन? बिग क्वेश्चन हुमा। मैं अगर मुझसे आप पूछ रही हैं तो मैं ये कहता हूँ कि कोई तूफ़ान नहीं आने वाला।
वो आएंगे। आप कह रही हैं कि 1 महीने से वो तैयारी करेंगे और हम देखेंगे कि आज उनकी तैयारी क्या है, कल उनकी क्या है, कहाँ उन्होंने लैंड करना है, कहाँ से उन्होंने कोई प्रोसेशन लीड करना है। जो भी उनका प्रोग्राम सामने आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। दूसरी बात जो आप दोनों पूछ रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, मुज़ाकरात में वाहिद रुकावट, अभी आप कह रही थी जी कि ख़ान को कौन छुड़ाएगा, उसके बच्चे छुड़ाएंगे या हलीमा ख़ान छुड़ाएंगी। मेरा ख्याल है ख़ान को सिर्फ इमरान ख़ान छुड़ा सकते हैं। इमरान ख़ान वाहिद शख्सियत है जो इमरान ख़ान के काम आ सकती है। ना उनके बच्चे काम आ सकते हैं, ना हलीमा ख़ान काम आ सकती है, ना पार्टी काम आ सकती है, ना लोग काम आ सकते हैं। जिस दिन उन्होंने ये जान लिया कि दीवार से बंद दीवार के साथ सर टकराने से सर तो फट सकता है, दीवार नहीं टूटती, और जिस दिन उन्होंने ये जान लिया कि सियासत के अंदर दरवाज़ा बंद कर लें तो भी एक खिड़की खुली रखते हैं, खिड़की भी बंद कर लें तो रोशनदान को खोल लेते हैं, वो भी बंद हो जाए तो वो जो छोटी सुराख नहीं होती दरवाजे के अंदर, उससे देखा जाता है कि बाहर क्या। वो मुज़ाकरात के लिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ जो तल्ख लगती है इनको, वो मुज़ाकरात के लिए बने ही नहीं हैं। दे आर नॉट मेड फॉर डायलॉग। ये पार्टी मुज़ाकरात के लिए, सियासी वैल्यूज़ के लिए, पार्लियामेंट के लिए, मिल बैठने के लिए, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस कायम करने के लिए नहीं बनी। इनके पूरे नामा-ए-अमाल के अंदर वेदर दे आर इन अपोजिशन और वेदर दे आर इन द गवर्नमेंट, कोई एक भी ऐसी बात नहीं है जिससे पता चले कि हाँ ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम जाते थे, जॉइंट सेशन होते थे, खान साहब फलांगते हुए आते थे और अपने उस पर बैठ जाते थे कुर्सी पे, और वो अपोजिशन की तरफ यूँ देखते भी नहीं थे, और फलांगते हुए इसलिए आते थे कि मुझे देखना ना पड़े। उन्होंने पूरे 4 साल हाथ नहीं मिलाया अपोजिशन वाले किसी लीडर से। मतलब जब आपका ये हुकूमत का रवैया है, फिर वो जो कुछ कार्रवाइयाँ करते रहे, फ़लाँ पे चर्च डालो, फ़लाँ पे भंग डालो, फ़लाँ को इस केस में पकड़ो, फ़लाँ, ये अलग है एक उनका तौर तरीका। अपोजिशन में आने के बाद डे 1 से उनके अगर मैं गिनवाने लगूँ तो आपका प्रोग्राम थोड़ा पड़ जाएगा। डे 1 से सूरी से गलत रूलिंग दलवाई, आरिफ अलवी से असम्बली तड़वाई, बाहर निकल गए, 2 वोटों की अक्सरियत थी शाहबाज साहब की। आप पार्लियामेंट में बैठते ना, कायदे इस्बे इख्तलाफ के तौर पर इमरान खान बैठा होता तो 2 वोटों की हुकूमत जो है उसका हाल क्या होता? वो यूं जलजला आया रहता। चलो सर, उनके सियासी फैसले, ये सारी चीज़ें हैं। और आखिरी जो मुज़ाकरात की बात मैं कर रहा हूँ, दे आर नॉट मेड फॉर। जिस दिन हमसे, मैं उस कमेटी का मेंबर था, हमसे मुज़ाकरात का ऐलान हुआ, सेम डे उन्होंने ऐलान किया सिविल नाफरमानी का, और लोगों को कहा जी पैसे नहीं भेजने। सेम डे हमने बात भी की कि जी ये ऐलान कम से कम वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि नहीं, खान से तो हम नहीं कह सकते कि वापस लें। तो उनको मुज़ाकरात के लिए कोई माहौल बनाना, कोई फ़ज़ा बनाना, कोई CBM किसी तरह के वो आता नहीं है उनको। ये उनका फ़न है नहीं। They've got the taste of their own medicine as well। जैसे केसेस की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है PTI ने भी सख्तियाँ तो झेली हैं, ये तो मेरा ख्याल है इस बात का इदराक तो होना चाहिए, और जेल भी काट रहे हैं। अब ये बताइएगा कि फिर थोड़े दिन बाद हुकूमत के अपने मामलात की बात करें, ख़बरें आ जाती हैं कि भाई सदर जरदारी के जाने की तैयारी हो रही है। ऑल्दो पीपल्स पार्टी ने उसे अब नेगेट कर दिया, वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है और हमारे बड़े अच्छे मामलात हैं इत्तेहादी हुकूमत के साथ, मतलब हुकूमत के साथ। सो ये शोशा या ये मामलात होते हैं या ये मंजर आम पर इसलिए लाए जाते हैं कि ज़रा टेस्ट कर लिया जाए कि क्या सेंस चल रही है, क्या सेंस चल रही है, और उसके बाद आगे कोई तदबीर बनाई जाएगी। ये कहाँ से आती हैं बातें? ये मैं बताऊँ आपको अपने जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस से बताऊँ या पॉलिटिकली बताऊँ? पॉलिटिकली दोनों। जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस ये है कि एक मौसम ऐसा आता है जब खबरें मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, कहत साली का मौसम होता है खबरों के हवाले से, फिर खबरें गढ़ी जाती हैं, क्योंकि खबर होती कोई नहीं ना। आपके पास इमरान खान मौजूद थे, हम मेरा ख्याल है पिछले 2 साल से वही हमारे सियासी दस्तरखान का सबसे मन बाता खाजा थे, उसी पे बातें होती रहती थी। आज उन्होंने ये कह दिया, आज ये हो गया, आज ये ज़मानत हो गई, आज नहीं हुई। वो किस्सा ख़त्म हो गया आलमोस्ट। अब वो ज़ेर बहस नहीं आते, मौजू ही नहीं बनते। वो चैप्टर क्लोज़ हुआ तो आपको पाक भारत जंग मिल गई, उस पर आप लोगों ने किया, जो कि बजा तौर पे हमें करना हमारे लिए काबिल फ़ख्र कामयाबी थी। वो मिट्टी तो ख़त्म हुई तो फिर इसराइल की और चप्पल शुरू हो गई। आपके दस्तरखान को एक नया खाजा मिल गया, न्यारी मिल गई कराची के हवाले से। वो ख़त्म हुआ तो कुछ नहीं रहा। अब जरदारी इस्तीफ़ा दे रहा है, इमरान खान के बच्चे आ रहे हैं, नवाज शरीफ अडयाला जाल रहा है। ये खबरें तो हैं ना? नो खबरें, एब्सोल्युटली नो खबरें।
मन गढ़ंत टेबल स्टोरीज जिन्हें कहते हैं ना। अब देखें, जरदारी साहब मेरे दोस्तों में से हैं और जरदारी साहब एक सियासतदानों की अलग कबील हैं। यानी उन्होंने उस ज़माने का फ़ोन रखा हुआ है जो जेल में होता था ना, छोटा सा, वो भी रखा हुआ। और मैं भी कॉल करूँगा अभी निकल के तो वो कॉल खुद सुनते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत के लिए उन्होंने कोई मुश्किलात पैदा नहीं की। वो मुदब्बर आदमी हैं और एक आइनी सरबराह के तौर पर जो उनका किरदार बनता है वो बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम, कोई मुश्किलात नहीं है हमें। उसके बाद हम क्यों हटाएंगे या कोई और क्यों हटाएगा उनको? फिर हमारी एक कोलेशन है पीपल्स पार्टी के साथ, हम इस निज़ाम को क्यों दरम बरम करें? कोई एक वजह तो होनी चाहिए। सर, उसकी भी एक बैकग्राउंड स्टोरी आई थी, वो नेहरू वाले मामले की स्टोरी की और वो सारे इजलास की। अच्छा, वक्त हमारे पास कम है, वक्त हमारे पास कम है। एक इशू, क्योंकि जाहिर है बहुत सियासी बातें हो गई। हाँ, अवामी मसाइल ये हैं कि आप ही लोगों के बयानात ऑन रिकॉर्ड थे और हमने पिछली दफ़ा भी दिखाए थे और हर दफ़ा की ये स्टोरी है। चूँकि बहुत सारे शुगर मिल वाले पार्लियामान में भी बैठे हुए हैं तो वो कहते हैं कि चीनी तो वाफर है, हमें एक्सपोर्ट करने दें। फिर जब चीनी एक्सपोर्ट हो जाती है तो पीछे कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, फिर कीमतें कम करने के लिए चीनी इंपोर्ट करनी पड़ती है। बेसिकली इसका कोई परमानेंट इलाज होना चाहिए, क्योंकि हर साल वी वर गिविंग दिस खबर और हमें थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी, मायूसी भी हो रही थी कि आर वी नॉट गोइंग टू लर्न समथिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन। 200 रुपए फी किलो चीनी मिल रही है, 200 रुपए तक फी किलो चीनी मिल रही है और हमेशा ये होता है। और होता क्या है, इंक्वायरी होती, आवाम की जेब से वो पैसा निकल गया, इन्होंने निकाल लिया, दे हैव मेड देयर प्रॉफिट्स। फिर अगेन इट्स वी आर स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट। ये बिल्कुल ये इशू है। मैं एग्री करता हूँ आपसे कि एक आम आदमी के लिए, मेरे लिए भी आम आदमी के तौर पर, मैं चूँकि हुकूमत का तो हिस्सा नहीं हूँ और मईशत का भी माहिर नहीं हूँ, चीनी का मेरा कोई कारखाना भी नहीं है, मैं तो खुद थैला लेके बाज़ार से चीनी लेने जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हुकूमत की जो दलील है जो मैं देखता हूँ वो यही है जी कि उनका टारगेट जो है एक आम आदमी है कि उसको मुश्किलात ना हो। अब अगर चीनी बाहर चली गई है और चीनी की कीमतें जो हैं वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी, एक ट्रेंड बनेगा, तो उसको नीचे लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए चीनी को लाना पड़ रहा है। बज़ाहिर ये दो अजीब से फैसले लगते हैं कि एक बार हम बेचते हैं, दूसरी बार उतनी ही चीनी पता नहीं उस कीमत पे मंगवाते हैं या उससे ज़्यादा कीमत पे मंगवाते हैं। तो आई डू एग्री विद यू, लेकिन चूँकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं इसमें नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ शहबाज साहब के हवाले से कि ही इज़ ऑलवेज कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ए कॉमन पर्सन मैन। वो कॉमन मैन के हवाले से देखते हैं कि यार कुछ भी है, हम सुन लेंगे बातें कि जी इन्होंने ऐसा किया, तनकीद हो जाए, लेकिन आम आदमी को मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में भी उन्होंने शायद आम आदमी जो है उसी को पेश नज़र रखा है। बज़ाहिर ये फैसले जो हैं ये मुश्किल। सर, कराची के कॉमन मैन की एक गुजारिश है, बात चूँकि वो हल कर सकते हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा कि हैदराबाद से सक्खर तक अगर मोटरवे बना दें तो यहाँ पे बसने वालों के लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। वो मोटरवे की बड़ी लंबी कहानी है, हम फिर कभी करेंगे, प्रोग्राम फिर कभी करेंगे, लेकिन हम ये 2017-18 में अगर नवाज शरीफ की हुकूमत न जाती ना तो ये 19 में ये मोटरवे कम। चलिए, आप दोबारा से बरसर इक़्तिदार हैं, दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म है, तो आपने ये पैगाम खुसूसी तौर पे उन्हें पहुँच गया है। आपकी आवाज़ तो बड़ी दूर दूर तक जाती है, ये पैगाम तो पहुँच गया होगा, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे भी पहुँचा दूँगा। हमने कहा सर आप इधर हैं तो आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी, अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। अच्छा, दिस इज गोइंग टू शॉक यू अ लिटिल बिट। आपको यकीन आए या ना आए, पाकिस्तान की 24.5 करोड़ की आबादी में बिजनेस यानी कारोबार से वाबस्ता खवातीन की तादाद कितनी होगी? सोच लें आप, मतलब आप सोच रहे होंगे लाखों में होगी एंड ऑल दैट, करोड़ों की तो खैर बात ही नहीं करेंगे। सिर्फ 1,64,000 है। कैन यू इमेजिन? 1,64,000 आर द नंबर ऑफ विमेन who are active in business। मेरा ख्याल है कि एक्चुअल नंबर इससे ज़्यादा होगा, ऑन रिकॉर्ड नहीं है। अब सवाल यह है कि मुल्क की आधी आबादी को माशी सरगर्मियों से ऑल्दो दूर रखकर कोई मुल्क कैसे माशी तरक्की कर सकता है, ये बात तो हम बहुत दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ख़वातीन की माली शमूलियत और माशी खुद मुख्तारी को बढ़ाने के लिए इंतहाई अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान स्टेट बैंक ने ख़वातीन कारोबारी अफराद के लिए आलमी मालियाती कोड, जिसे वी फाइनेंस कोड का नाम दिया गया है, इसमें बाकायदा
शमूलियत इख्तियार कर ली है। एशियाई तरक्याती बैंक के ताबन से वर्ल्ड बैंक इस प्रोग्राम की क़यादत कर रहा है और इब्तदाई तौर पर एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर्स की नुमाया माली मुआवनत फराहम की है। तवक्को की जा रही है कि वी फाइनेंस कोड में शमूलियत से पाकिस्तानी ख़वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने और कारोबारी सरगर्मियों में सिनफी फ़र्क को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। दिस इज व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट। समर हसनैन हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक के। समर साहब, ये कुछ इस किस्म के ख़वातीन को ख़ास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी में पाकिस्तान की इकॉनमी बड़े सारे मरहले में लाने के लिए पहले भी एफर्ट्स हुई हैं। पहले तो ये बता दें उन एफर्ट्स का कुछ खास बना नहीं था और क्या, क्योंकि अब नई चीज़ अगर शुरू हो रही है तो वी शुड हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट एज़ वेल। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वसात से मैं ये नाजरीन तक ये पैगाम पहुँचा सकेंगे, जो कि बहुत अहम सब्जेक्ट है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि पहले भी कुछ एफर्ट्स की जा चुकी थी। मसलन इसमें मैं एक एफर्ट अपनी जो स्टेट बैंक की एक एफर्ट थी उसकी बात करता हूँ कि हमारी एक रीफाइनेंस स्कीम थी जिसके अंदर 50 लाख तक का लोन दिया जाता था और उस पर रिस्क कवरेज भी मौजूद थी। लेकिन ये तमाम के तमाम इनिशिएटिव्स आइसोलेशन में हो रहे थे, यानी स्टेट बैंक ने अपना एक स्कीम दे दी, हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी एक और एफर्ट कर दी। तो चूंकि ये सब आइसोलेशन में हो रहे थे, एक टोटलिटी में नहीं हो रहे थे, तो उसका नतीजा ये निकला कि उसके तहत, उस स्कीम के तहत आप अंदाज़ा करें कि टोटल पाकिस्तान में 1000 ख़वातीन ने जो है वो सिर्फ फाइनेंसिंग हासिल कर सके हैं। तो कैन यू इमेजिन दैट कि वो कितनी कम तादाद है, और जो आप पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है उसको आप देखें तो उसके हिसाब से बहुत कम है। तो ये लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो अब असल में हम फिर इसमें गए कि मसाइल क्या हैं। देखिए, सिर्फ पैसा देना या बोरोइंग करना मसला नहीं है। सबसे बुनियादी स्टेप जो होता है वो अकाउंट खोलने का होता है। उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा और आप हैरान हो जाएंगे कि 2008 में जब हमने ये एफर्ट स्टार्ट की थी, पाकिस्तान में फॉरगेट अबाउट द विमेन, जो मर्द है टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 11% का पास बुनियादी अकाउंट था, यानी बोरिंग की तो बात ही छोड़ दी, इसके अंदर विमेन इससे बहुत कम थी। फिर हमने बहुत एफर्ट्स की, हमने नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी लेके आए जिसके अंदर ख़वातीन पर फोकस किया गया कि उनके अकाउंट ज़्यादा खुलवाए जाएँ। अगर ख़वातीन बैंकों में जाते हुए झिझक रही हैं, डर रही हैं, और डरते हैं क्योंकि जब वहाँ सूट पहने हुए हम लोग बैठे होते हैं तो वो कहाँ जाके वहाँ अकाउंट अपना खुलवाएंगी, फिर उनके अपने सोशल बैरियर्स हैं। तो फिर हमने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अकाउंट खुलवाना शुरू कर दिए, जिसका अब नतीजा ये निकला है कि मैं आपको लेटेस्ट नंबर शेयर करता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हम मर्दों औरतों को कंबाइनली एडल्ट पॉपुलेशन को देखें तो 64% जो आबादी है उसके पास अकाउंट मौजूद है। लेकिन जब हम इसको डाइसेक्ट करते हैं तो फिर हमें मसला नज़र आता है क्या है कि मर्दों के अंदर तो ये 83% है, लेकिन ख़वातीन के अंदर उसका आधा तकरीबन 49% है। यानी अभी भी पाकिस्तान की, और मैं अभी बोरिंग की तरफ आऊँगा, आपने शुरू में बात की थी, अभी पाकिस्तान की निस्फ आबादी के पास अकाउंट भी नहीं है, बुनियादी अकाउंट भी नहीं है। बोरिंग तो बहुत दूर की बात है। जी तो सर, ये वी फाइनेंस कोड से क्या फ़र्क पड़ेगा? ये 50 करोड़ डॉलर की जो इमदाद मिल रही है, माली मुआवनत कह रहे हैं आप, इमदाद क्या मतलब, व्हाट इज़ दिस फॉर? देखें, 3 बुनियादी चीज़ें हैं। वी5 कोड है क्या चीज़, क्योंकि नाज़रीन को इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा तो बहुत मैं आसान अल्फाज में बताया। तो वी5 कोड क्या है? ये एक वादा है, कमिटमेंट है हर इदारे का। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको साइन किया, आपको पता है 22 बैंक भी इसको साइन कर चुके हैं अब तक। हमने फरवरी में साइन किया था, अभी जो इवेंट जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, ये इवेंट अभी मंडे को हुआ था, इसके अंदर 22 बैंकों ने साइन किया। हम ये वादा कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली कमिटमेंट, मैं आगे इस बताऊँगा। पहली बात ये कि हम हर इदारे के अंदर एक लीडर रखेंगे जो कि सिर्फ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा। तो उसे तमाम डिपार्टमेंट्स के पास जाना है, दूसरे इदारों के पास जाना है। हर इदारे ने ये कमिट कर लिया है और लीडर एक अपने बैंक के अंदर या हमने अपने अंदर कर लिया है, खुद ये अपॉइंट कर रहेंगे। देखिए, दूसरा मसला सबसे अहम है जो कि ये वी5 कोड एड्रेस करता है, डेटा। ये कैसे पता, जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, ये कैसे पता चलेगा कि हम, अभी आपने नंबर में ये बताया था कि कितने ख़वातीन ने कारोबारी बिजनेस किया है, तो ओनली 2% ऑफ टोटल एडल्ट पॉपुलेशन ने अभी उन्होंने बोरिंग की है। लेकिन सवाल इससे बड़ा है, कितनों ने अप्लाई किया, ये कैसे पता चलेगा? कितनों को बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, किस बेस पर रिजेक्ट कर दिया? तो वी5 कोड क्या करता है कि इस तमाम के तमाम डेटा को कैप्चर करता है। यानी अब बैंकों के एंड के ऊपर भी और हमारे पर भी, और जो इसको साइन करता है उसको ये तमाम का तमाम डिसएग्रीगेटेड, जो जेंडर डिसएग्रीगेटेड डाटा है वो रखना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, और एक अकाउंटेबिलिटी भी होगी। एग्जैक्टली, अकाउंटेबिलिटी होगी कि वाकई कितने आपका पैगाम जो है कहाँ तक पहुंचा, कितने अप्लाई किया। ओके, दैट मेक्स सेंस, क्योंकि अदरवाइज यही हमारा सवाल अगर आप लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो उसकी भी रीजन बताएंगे, एक रिकॉर्ड आ जाएगा। जी, एक रिकॉर्ड आएगा, आप रीजन बताएंगे कि क्यों कर रहे हैं उसके अंदर, या सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि ये खवातीन है या। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, तीसरा जो इसका एलिमेंट है वो एक्शंस है। यानी ये दो तो चीजें अलग हो गई, एक डेटा हो गया, एक तीसरी चीज एक्शन है।
एक्शंस में जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ एक्शन हम पहले ही ले चुके हैं इसके अंदर। मैं बड़ी आपको ये इंटरेस्टिंग बात होगी। आप ये बताएं कि आप खातून हैं और आप एक बैंक में जाके बोरिंग करना चाहती हैं, अकाउंट खोलना चाहती हैं, और सामने एक मर्द खड़ा है उसके अंदर जो उनको हैंडल कर रहा है, वो सब मर्द हैं उसके अंदर, तो वो एक बैरियर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। वो कैसे समझ सकता है कि आपकी एग्जैक्टली नीड्स क्या क्या है, अकाउंट की, सेविंग की क्या नीड्स हैं। तो हमने क्या किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकिंग ऑन इक्विटी पॉलिसी थी, उसके तहत आपको ये सुन के खुशी होगी कि हमने पिछले 3 साल में 43% जो बैंकों में हायरिंग हुई है वो सिर्फ खवातीन की है। And we see that in the banks too as well. Thank you so much, sir. Thank you, and we would obviously like people to इस फायदा उठाएं भी फाइनेंस का भी, खास तौर पे खवातीन। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त हो गया and we'll be right back. रावलपिंडी में 16 साला लड़की ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि बाप ने नाम नेहाद गैरत के नाम पर टिकटॉक इस्तेमाल करने पर बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस पता है ये हमारे लिए ये खबर बताना भी बड़ा मुश्किल होता है कि वजह क्या निकली। वैसे तो कोई वजह नहीं बनती किसी को कत्ल करने पे, लेट अलोन अपनी औलाद को कत्ल करने पे, क्योंकि वो टिकटॉक यूज़ कर रही थी। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ये दिलखराश वाक़या रवात के इलाके ढोक चौधरियाँ तख्तपड़ी में मंगल को पेश आया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि लड़की ने टिकटॉक अकाउंट बनाया था। जब वालिद को इल्म हुआ तो उसे डिलीट करने की हिदायत की। ऐसा ना करने पर वालिद ने बेटी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। वाक़े का मज़ीद अफसोसनाक पहलू यह है कि बाकी घर वालों ने भी इस वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि मकतूला के पेट पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। गोलियों के निशान, घर के अंदर से गोलियों के फॉल भी मिले। इमेजिन करें। केस की अहम बात यह है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दफ़ा 311 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें राजीनामा नहीं हो सकता और ना ही रिश्तेदार मुलजिम को माफ़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कत्ल का बाय द वे कोई पहला वाक़या नहीं है। ये जहनियत, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस टर्म, बट ये कोयटा में भी आपको याद है ना, इसी सफाकी को जन्म देती है। जो एक्सट्रीमिस्ट हमारे जहनों में सोच है ना, पाकिस्तान में है एक प्रेवलेंट, ये माशरे में ये सोच है। तो दिस हैपेंड, एग्जैक्ट दिस थिंग हैपेंड इन जनवरी इन कोयटा एज वेल, जहां एक बाप ने अपनी बेटी को यही टिकटॉक के इस्तेमाल पर कत्ल कर दिया था। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शबीर हमारे साथ हैं, उनसे पता करना चाहते हैं। शबीर, सबसे पहले तो ये बता दें कि क्या मतलब कब हुई ये मौत, इब्तिदा में इसको खुदकुशी का रंग कैसे दिया गया, ये बैकग्राउंड ज़रा बताइएगा। जी, अफसोसनाक वाक़या 2 रोज़ कबल पीर के दिन करीबन 11:30 बजे के करीब पेश आया है। रावलपिंडी का ये नवाई इलाका है, थाना रवात डोक चौधरियाँ तख्तपड़ी का ये एरिया है। मकतूला की उम्र 16 साल बताई गई है और नाम इनका महर शहजादी बताया गया है। इस वाक़े से मुतल्लिक जितनी भी तफसीलात अभी तक पुलिस के ज़रिए या जो मकामी लोग हैं उनके ज़रिए सामने आई है, उसमें ये बताया गया कि जो मकतूला है उसने टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाया था और सोशल मीडिया पर भी वो बड़ी एक्टिव थी। तो इनके वालिद ने अपनी बेटी को बताया था कि वो टिकटॉक पर अपना अकाउंट डिलीट कर दें और दीगर जो सरगर्मियाँ सोशल मीडिया पे उसको ख़त्म कर दें। लेकिन मुतअद्दिद बार बताने के बावजूद जो मकतूला है वो उन्होंने अपना अकाउंट बंद नहीं किया, जिसकी वजह से जो उसके वालिद है वो तैश में आए और उन्होंने अपनी बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अच्छा, जो मकतूला है उनके वर्सा और उनके जो अहल खाना है उन्होंने पहले इस वाक़े को ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस की जानिब से हमें बताया गया कि पहले वर्सा ने इनके जो लड़की का वालिद है, मकतूला का जो वालिद है इखलाक अहमद, उसको बचाने के लिए इसको ख़ुदकुशी ज़ाहिर करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया, लोगों से बात की और अपने ज़राए से तमाम मालूमात इकट्ठी की, तो पता चला कि ये ख़ुदकुशी का वाक़या नहीं है बल्कि ये कत्ल का वाक़या है और मकतूला के वालिद ने ही अपनी बेटी को कत्ल किया है। अच्छा, ये फिर पुलिस तक बात कैसे पहुंची? इनिशियली इन्होंने रंग देने की कोशिश की खुदकुशी का, पुलिस इस नतीजे तक कैसे पहुंची और फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या ये पता लगा कि टिकटॉक अकाउंट सोशल मीडिया के इस्तेमाल का इशू था? अच्छा, थाना रवात के जो SHO हैं जाहिद ज़ोहर साहब, जो इस वाक़े की तफ्तीश की सुपरविज़न कर रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि जब उन तक ये इतला पहुंची अपने ज़राए से कि एक 16 साल लड़की का कत्ल हुआ है, तो उन्होंने अपनी टीम वहाँ पर भेजी, वो ख़ुद भी गए वहाँ पे। जब वहाँ पे मालूमात इकट्ठी की गई पड़ोसियों से, अहल खाना से, वर्सा से,
तो उनको इस बात पे शक हुआ कि ये ख़ुदकुशी का वाक़या नहीं, ये कत्ल का वाक़या है। तो उसके बाद उन्होंने सिविल कब्डों में अपनी टीमें वहाँ पर डिप्यूट की, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी, जो जाके वर्षा के साथ भी बैठी और अहले इलाका से भी मालूमात इकट्ठी की। जब उनको ये श्योर हुआ कि ये वाक़या ख़ुदकुशी का नहीं कत्ल का है, उसके बाद ही पुलिस ने अपनी मुद्दत में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया और चंद घंटों के बाद ही कल जो मुलज़िम है इखलाक अहमद, जो मकतूला के वालिद हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और अभी भी मज़ीद इसकी तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया डार, बड़ा पुलिस ने बड़ा स्टेल्थ मोड ऑन किया और प्लेन क्लोज में बीच में पहुंच गए और पता चल गया, बड़ी बात है। बट मतलब कितनी अफसोसनाक बात है ये कि आप बच्ची को टिकटॉक यूज़ करने से मना कर रहे हैं, घर में आपने बंदूकें रखी हुई हैं कत्ल करने के लिए अपने ही बच्चों को। तो ये क्या माइंडसेट है, ये क्या हो रहा है? आई डोंट इवन हैव वर्ड्स, बिकॉज ये भी इस तरह भी शॉक नहीं हो रहे हम इस बात से कि ये तो हमने पहले कभी सुना भी नहीं। दिस हैज़ बिकम सो रैम्पेंट। अल्फाज भी नहीं है ना, नहीं मतलब आप अल्फाज भी नहीं है इस्तेमाल करने के लिए कि क्या आपको कहें, आपकी कौन सी गैरत आपको याद दिलाएं कि आप में कौन सी गैरत है कि आप अपनी औलाद को कत्ल कर रहे हैं? तो खैर नहीं है ना। नहीं ये तो इससे ज़्यादा बेगैरती का काम क्या होगा? आई एम सॉरी टू यूज़ दिस टर्म बट यस, क्या आप अपनी औलाद को कत्ल कर रहे हैं? ब्रेक ले रहे हैं। असल गैरत का फुकदान तो यहाँ है। ब्रेक के बाद अच्छा एक खबर ज़ाहिर है जब भी कोई इस तरह की खबर आती है। वेलकम बैक। बाय द वे, इफ यू हैव सीन मास्टर शॉट, यू हैव, सो हमारे पास we have a lot of guests today in the studio, लेकिन उनसे हम बात करेंगे। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम राना मशहूद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा हैं। इनसे हमारे पास बात करने के लिए वक्त भी होगा और बहुत से अहम मौज़ूआत भी हैं। क्रिकेट की तो सर्टनली बात होगी, कुछ यूथ अफेयर्स की बात होगी, फिर हॉकी की भी बात होगी। लेकिन उससे पहले एक और खबर है और उसके भी गेस्ट हमारे साथ हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। और ये बात है जी, अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया है और कंपनी ने दुनिया भर से 9000 मुलाजमीन को फारिग भी कर दिया है। पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी कंट्री मैनेजर जवाद रहमान ने तस्दीक की है कि कंपनी ने पाकिस्तान में काम बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन का मौक़िफ़ है कि माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान में कभी मुस्तकिल दफ्तर मौजूद ही नहीं था और पाकिस्तान में लाइसेंसिंग और कमर्शियल सरगर्मियां पहले ही से आयरलैंड से चलाई जा रही थी। आपको पता था ये? जी बिल्कुल। और दुनिया भर से बाय द वे 9000 मुलाजमीन की जब बात करती है की जाती है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो कंपनी की पॉलिसी का हिस्सा थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक ये तब्दीली सार्फिन की सर्विस पर असरअंदाज नहीं होगी और कंपनी ये मॉडल दुनिया के कई ममालिक में कामयाबी से चला रही है। तर्जुमान की वजाहत अपनी जगह है, लेकिन मकामी मार्केट में ज़ाहिर बातें तो होती हैं, तशवीश की नज़र से तो देखा जाता है। ऐसा भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान 5 लाख नौजवानों को गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे इदारों के सर्टिफिकेट्स फराहम करने का मंसूबा रखती है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेशन महदूद करना मौजूदा मंसूबे को मुतासर कर सकता है। फिर पब्लिक सेक्टर का इन कंपनियों के बिजनेस में कंट्रीब्यूट ना करना, डिजिटाइजेशन की तरफ बहुत लेट आना, सिस्टम्स डेवलपमेंट की तरफ ना राग़िब होना, अपने आप को बदलने का तहैया ना लेकिन करना। समझने की बात यह है कि ऑपरेशंस एक्चुअली पाकिस्तान में ख़त्म क्यों हुए हैं और इसीलिए हमने जवाद रहमान साहब को दावत दी है, साबिक कंट्री हेड है माइक्रोसॉफ्ट के। जवाद साहब, सबसे पहले तो नेचुरली क्वेश्चन यही बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट का ये जो फैसला हुआ है क्या बदलती दुनिया के सबब है या फिर पाकिस्तान के ना बदलने की वजह है? क्या आपको रीजनिंग नज़र आ रही है? तो समझना हमें चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब इससे ज़्यादा बड़ी कंपनियों में 3-4 में इसका शुमार होता है। सबसे नंबर 1 चीज़ ये। दूसरी बात ये कि मुझे शर्फ हासिल हुआ पाकिस्तान में 25 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखने का, उसको चलाने का, और वो मैंने अपनी आंखों से देखा। और जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट को मैं लेके आया, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया। तो हमने फॉर एग्जांपल अरफा करीम को, जियो के साथ ही मैंने कोलैबोरेशन की थी कि जियो के साथ में जियो का क्रू ले गया था, अरफा करीम को हमने बिल गेट्स से मिलाया। दूसरी बात यह कि हमने हज़ारों लोगों को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इस्लामाबाद, कराची, लाहौर ट्रेन किया माइक्रोसॉफ्ट की .NET और डेवलपर टेक्नोलॉजी में। वो पता नहीं लड़के कहाँ 25 साल हो गए, अच्छी पोजीशंस पे बैठे होंगे। हमने सैकड़ों CTLC लैब्स बनाई, इंटीरियर्स में जाके, मुख्तलिफ शहरों में जाके हमने लैब्स बनाई। ऐसी जगहों पे जाके लोगों ने कंप्यूटर की शक्ल तक नहीं देखी थी, वहाँ पे जाके लैब्स को बनाया, उनको ट्रेनिंग दी। बिल गेट्स की मुलाकात हमने प्रेसिडेंट मुशर्रफ से करवाई, एक स्ट्रेटजी लेवल में बात हुई और मतलब बेशुमार मोमेंटम क्रिएट किया
पिछले 25 साल पहले, 20-22 साल पहले। अब वो मोमेंटम क्यों क्रिएट हुआ? वो माइक्रोसॉफ्ट की वजह से क्रिएट हुआ, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की वजह से क्रिएट हुआ, और वो इसलिए क्रिएट हुआ कि कॉमन बच्चे के लिए एक होप थी पाकिस्तान में। उसको आईटी में, अभी भी आईटी का रुझान है, उसको आईटी में फ्यूचर अपना नजर आता था। उस वजह से उस कॉमन बच्चे ने उसमें इंटरेस्ट लिया और उसकी वजह से एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट हुआ। वो कंपनी 25 साल के बाद इस मुल्क को छोड़ के जा रही है, और उस कंपनी की प्रोग्रेस 25 साल पहले से अब तक, ये समझिए कि उस कंपनी ने ट्रिपल कर लिया अपने आप को। उस कंपनी के ऑपरेशंस इंडिया में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, इजिप्ट में, कतर में, बहरीन में, इन सारी जगहों पे डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल हुए हैं। पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की जो वैल्यू है वो क्वाड्रुपल से भी ज़्यादा हो चुकी है 25 सालों के अंदर। हमारे पास 25 सालों में वो कंपनी खुद आई थी, उसको पनपने के बजाय, उसको बढ़ने के बजाय, उसको मल्टीप्लाई होने के बजाय मैंने 3 ऑफिसेस खोले थे, मैंने 30 के करीब बंदे हायर किए थे, मैंने 200-250 के करीब टॉप स्टूडेंट्स GIK से, लम्ब से, IPA से, फैस से, NED से हायर करवाए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी उस कंपनी की वजह से हो रही थी। वो कंपनी 25 साल के बाद चुपचाप एक रात को अपना बोरिया बिस्तर बंद करके चली जाती है। तो ये कंपनी नहीं बदली है भाई, ये पाकिस्तान बदला है। That is sad, indeed. अच्छा जवाद साहब, आपकी नज़र में माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान से चला जाना ज़ाहिर एक सेटबैक है, मगर हमारी वजारत IT कह रही है कि ये उनके प्लान का हिस्सा था, वो पूरी दुनिया से ऑपरेशन अपना कम कर रहे हैं, एक जगह से चलाएंगे। पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, कुछ इम्पैक्ट तो होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक इकोसिस्टम है, एक पूरा, एक समझिए कि आईटी इंडस्ट्री का। उस आईटी इंडस्ट्री का अगर उसको तालाब से आप एक तशबीह दें कि एक तालाब है आईटी इंडस्ट्री, उसकी सबसे बड़ी मछली माइक्रोसॉफ्ट है। अब उसका एक रोब, दबदबा और उसका एक इन्फ्लुएंस है पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, उस पूरे तालाब के ऊपर। वो बड़ी मछली अगर आपके तालाब को छोड़ के कहीं और चली जाती है, ये कहती है कि भाई इस तालाब में मेरा रहना अब जो है मुनासिब नहीं है, तो आप एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये कि जिस भी कंट्री के अंदर माइक्रोसॉफ्ट जाती है, वहां पे जाके माइक्रोसॉफ्ट खुद भी ग्रो नहीं होती है। अब देखिए कि इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के 20,000 लोग हैं इस वक्त, 20,000, और इंडिया का जो रेवेन्यू माइक्रोसॉफ्ट के लिए जनरेट करता है इंडिया, वो तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर्स के करीब होगा। माइक्रोसॉफ्ट का अपना रेवेन्यू 250 बिलियन डॉलर्स के करीब है, ठीक है जी। तो 3 से 4 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू इंडिया जनरेट करता है, और इंडिया खुद 250 बिलियन डॉलर का, और या 200-250 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट करता है। हजारों लाखों जॉब्स हैं, और इंडिया ने इतनी तरक्की की है कि टॉप कंपनियों के CEOs इंडिया के लगे हुए हैं वहां पर। अब ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं, तो हमें नुकसान किस तरीके से होता है? नंबर 1, हमने सबसे बड़ी कंपनी का हमारे दरमियान होते हुए कोई फायदा नहीं उठाया। माइक्रोसॉफ्ट एक ज़माने में ये कहा करता था, और सच बात है, कि $1 माइक्रोसॉफ्ट किसी कंट्री के अंदर बनाता है तो उसकी वजह से $10 उस इकोनॉमी में बनते हैं। क्यों? कि बहुत सारे लोगों से बात जुड़ी हुई होती है। तो जब आपका सवाल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के जाने से फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पाकिस्तान की इमेज पे पड़ेगा, पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री पे पड़ेगा, पाकिस्तान की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन पे पड़ेगा। लड़कों, हमारे जो लड़के और लड़कियां, यंग बच्चे हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी उनका माइक्रोसॉफ्ट का सेल्स मॉडल चेंज हो गया, बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, इसलिए वो चले गए, इंटरनेट पे वो मतलब बिलिंग करते हैं और इसलिए ज़रूरत नहीं है। ये मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी अहमकाना बात है। तो मेरा पॉइंट ये है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो एक होप है, जो हमने अरफा करीम को दी, जो हमने हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को जिनको ट्रेन करके दी, उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, स्किल डेवलपमेंट की, ये अपॉर्चुनिटी माइक्रोसॉफ्ट के होने की वजह से 10 टाइम्स बनी थी, ठीक है ना। उसको लेके हमारा एक काम है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन्स, एज गवर्नमेंट, एज एंटरप्राइज के जो लोग हैं या जो बिजनेस के लोग हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसको लेके मजीद उसको आगे बढ़ाते, उसको मल्टीप्लाई ज़रब देते 10 से। हमने वो काम नहीं किया। माइक्रोसॉफ्ट की जाने की वजह ये नहीं है कि उनका बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, उनकी जाने की वजह यह कि उनके पास कोई अट्रैक्टिव
अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में नहीं। अच्छा जवाद साहब, आप बता रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई, लेकिन अब 25 साल पाकिस्तान में आप लोग रहे, बहुत से ऑब्वियसली क्लाइंट्स भी बनाया, उनकी सर्विसेज आप कैसे मुहैया करेंगे? मतलब उनका फ्यूचर क्या रहेगा? देखिए, मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्विस मुहैया करता है क्लाउड से और माइक्रोसॉफ्ट सारी चीज़ें करता है, मगर सर्विस तो चलती रहेगी क्योंकि सॉफ्टवेयर चला रहे हैं लोग, सॉफ्टवेयर पे उन्होंने अपने बिजनेसेस उनके चल रहे हैं, वो सर्विसेज तो मुहैया होती रहेंगी और चलती रहेंगी। और माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपना पार्टनर इकोसिस्टम भी बना दिया है, वो भी चलता रहेगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। जो कस्टमर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, करंट कस्टमर्स, उनका जो रिलेशनशिप था लोगों के साथ, पाकिस्तान में 70 या 80 करीब लोग हुआ करते थे माइक्रोसॉफ्ट के। 70-80 लोग ये मतलब अपने ऑफिस में बैठ के जो है ना सिर्फ गप्पे नहीं लगाया करते थे, ये जाके कस्टमरों से मिलते थे, ये अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, कस्टमर की सपोर्ट करते थे, ये कंसल्टेंसी करते थे, कस्टमर की सक्सेस पे काम करते थे, इम्प्लीमेंटेशन और आइडिएशन करते थे, कस्टमर के साथ बैठ के उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते थे कि सॉफ्टवेयर के जरिए हम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लोगों के होने की वजह से थी। हाँ, अब इस तरह के लोग दुबई में बैठे होंगे या फलां जगह बैठे होंगे, मगर जो पर्सन टू पर्सन फिजिकल जो एक कांटेक्ट, जो रिलेशनशिप बनते हैं लोगों के, वो कैसे अब रिलेट करेंगे? पाकिस्तान का एक अलग माहौल है, पाकिस्तान का काम करने का एक तरीक़ेकार अलग है, पाकिस्तान के त्यौहार और वीकडेज भी अलग हैं शायद, मगर इन सब चीज़ों को अब मिला के कैसे करेंगे? इसीलिए लोकल माइक्रोसॉफ्ट का होना किसी कंट्री में बेइंतहा ज़रूरी है, वहाँ के इकोसिस्टम के लिए, कंट्री के रहने वालों के लिए ख़ास तौर पर के लिए। अच्छा सर, बाय द वे हमारी बीच में जो ट्रॉफी आई है ना, बहुत कुछ हो रहा है इसी दौरान आई है, सो हम सर्टनली इस पे भी बात करेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल जवाद साहब आपसे, अब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमारी मईशत बेहतर हो रही है, हम IT को बहुत सीरियस ले रहे हैं, अब ये अहम इदारा मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही हैं, अब ये वक्त तो नहीं है कि इकॉनमी के बेहतर होने से फ़ायदा समेटें, मुख्तसर से स्टाफ के साथ ही अपना ऑफिस बरकरार रख लेते? देखिए, मतलब मैं ना गवर्नमेंट को डिफेंड करूंगा, ना मैं गवर्नमेंट की बैशिंग करूंगा। मैं एक पाकिस्तानी और एक IT इंडस्ट्री में 32 साल से मैंने काम किया है और माइक्रोसॉफ्ट में मैंने 15 साल काम किया है। इस माइक्रोसॉफ्ट के सेटअप को जो कि अभी रैप अप हुआ है 7 साल मैंने चलाया, 25 साल पहले मैंने शुरू किया, तो मेरी काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन इस एरिया में है, ख़ास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। मैं आपको ये कहूँगा कि हमें ये ऑप्टिक्स और हमें जो ये स्पिन मैसेजेस जो हैं, ये देना हमें बंद करना चाहिए। एज अ मुल्क हमें सच्चाई की तरफ बात करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर सच्चाई पे गौर करेंगे, सच्चाई पे तवज्जो देंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम गलत बयानी से काम करेंगे और एक डिफरेंट पिक्चर को पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे और अपने वीकनेसेस को, अपने फॉल्ट्स को छुपाने की कोशिश करेंगे, हम कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। 4 चीज़ें हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे पास विजन होना चाहिए, हमें राइट पीपल लगाने चाहिए, हमें एक्सिक्यूशन में फोकस करना चाहिए और हमें बड़े ड्रीम्स होने चाहिए। एक और बात मैं आपको बताऊं, हर मुल्क, आज ओमान ने अनाउंस किया है 2040 की उन्होंने अपना विजन अनाउंस किया है। हर कंट्री का, UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, हर कंट्री का अपना एक उन्होंने विजन अनाउंस किया कि हमारे ये विजन है 2030 2040 का। हमारा कहाँ है विजन? उस विजन के अंदर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब देखिए आगे का ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, क्लाउड का है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे बिजली और पानी। हमारे पास कैपेबिलिटी ऐसी है, पाकिस्तान के लड़के, पाकिस्तान के स्टूडेंट, पाकिस्तान का टैलेंट टॉप टैलेंट्स में से एक टैलेंट है। मौका मिले तो ऐसा टैलेंट है, इनको मौका फराम करना चाहिए। और ये जो कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडिया हो गया और दूसरी कंपनियां, इन सब के पास हमें जाना चाहिए एज अ गवर्नमेंट कि भाई हमसे गलती हुई, हमने आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें नहीं की, आप आइए, हम आपके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, आप आके इन्वेस्ट करें, आप हमारे साथ रहें, आप कैसे जा सकते हैं हमें छोड़ के। ये काम होना चाहिए। बनस्बत इसके कैसे बयान आए कि नहीं जी उनका तो बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। भाई अगर उनका बिजनेस मॉडल चेंज होता तो UAE से क्यों नहीं चले गए, वो सऊदी अरब से क्यों नहीं चले गए, वो इंडिया से क्यों नहीं चले गए, इजिप्ट से क्यों नहीं चले गए? वो नहीं गए, वहाँ पर वो बड़े हुए हैं, यहाँ पे छोटे हो गए हैं, हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया मामला। ये मसला हमें सोचने का, ये अभी हारी हुई जंग नहीं है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे किसी को मायूसी हो। हमें आगे बढ़ के एक ऐसा एक नक्शा बनाना चाहिए जिसमें कि हम सही लोगों को लेके आए, सिफारिशी लोगों को अच्छी इस तरह के कामों में ना लगाएं।
ऐसे लोगों को लगाएं जो कि कॉम्पिटेंट लोग हों। मतलब हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट के लिए अगर आप किसी अनाड़ी को लगा देंगे तो बंदे मार, तो आपको तो ऐसे लोगों को लगाना है जो कि काम जानते हो, काम सही करते हो, उनका विजन हो, और उनको फिर आप अथॉरिटी दें, उनको कहें कि जाइए जी, बनाइए इस मुल्क को। बहुत शुक्रिया आपका जवाद रहमान साहब। आई एम श्योर हमारे तवस्सुत से वज़ीर आज़म तक और हुकूमत तक आपका ये पैगाम पहुंच गया होगा कि अभी ये हारी हुई जंग नहीं है। हमारा विजन तो है 2030 की हम बात करते हैं, 2040 की बात करते हैं, लेकिन उसमें AI का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? हमारे डेटा सेंटर्स की कोई बात है नहीं है, हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस तरह की चीज़ों का। और इस तरह आंखें बंद कर लेने से चीज़ें मसले हल नहीं होते कि हाँ जी उनका मॉडल चेंज हो गया। एक्चुअली यू नीड टू लुक इनटू इट। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एंड आल्सो जवाद साहब ने कहा कि हमारे लड़के और हमारी लड़कियां, मैंने कहा मैं ऐड कर दूं खुद ही से। हम ले रहे हैं एक ब्रेक। सही है। भाई जो लाहौर में बारिश हो रही है, मतलब वक्त से हो रही है वैसे तो, लेकिन होती चली जा रही है, रुक भी नहीं रही। 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई अब तक। द होल एरिया एक्चुअली, लाहौर भी, लाहौर के गिरदोनवा भी वक्फे वक्फे से बारिश चल रही है। कुछ विजुअल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद सुहेल, बताइएगा, रुकी भी है बारिश, हुए चली जा रही है, सड़कों गलियों के क्या हालात हैं? जी, इस वक्त मैं ग्रीन ब्लॉक मार्केट इलामा इकबाल टाउन से रिपोर्ट कर रहा हूं और आप मेरी बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि किस कदर पानी जमा हो चुका है। यहाँ पर ये पार्किंग एरिया है ग्रीन ब्लॉक, उसकी हालत आपके सामने है। कुछ ही अरसा पहले यहाँ पर सीवरेज का एक प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया था मानसून की बारिशों से पहले, ताकि यहाँ पर एक बड़े अरसे का ये प्रॉब्लम रहा था कि यहाँ पर पानी जमा हो जाता है और जो मार्केट्स हैं उसके अंदर जो दुकानें हैं वहाँ पर पानी चला जाता है। लेकिन रत्ती बराबर भी उस सीवरेज निज़ाम का जो तब्दील किया गया था उसका कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी किस कदर जमा हो चुका है। उसके साथ साथ जो सड़क थी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी है, कई गाड़ियाँ फंस चुकी हैं और कई गाड़ियाँ जब आगे पानी खड़ा देखती हैं तो वो वापस भी जा रही हैं। जो पार्किंग लॉट में गाड़ियां खड़ी थी उनके अंदर भी पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और ये जो दुकानें हैं सामने आप देख सकते हैं इनके अंदर भी जो है वो पार्किंग लॉट का जो पानी जमा हो चुका है। यहाँ तालाब का मंजर पेश कर रहा है और वो दुकानों के अंदर दाखिल हो चुका है। एक तो मूसलाधार बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी यहाँ पर जिसमें कोई शक नहीं है। इलामा इकबाल टाउन के इलाके में 110 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश इस वक्त तक रिकॉर्ड की जा चुकी है और अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। कई घंटों से ये बारिश जारी है। पहले ही महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है, तो आज वही सूरत हाल लाहौर शहर में पैदा हो चुकी है। ये सिर्फ इलामा इकबाल टाउन ही बल्कि इसके साथ साथ जो दूसरे इलाके हैं, समनाबाद है, मुस्लिम टाउन है, गार्डन टाउन है, उसके साथ साथ जौहर टाउन है, फैसल टाउन है, वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल की इतलात मिल रही हैं। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल। और दैट डिड नॉट लुक टू गुड, लेकिन नोइंग लाहौर ये पानी इधर उधर तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ड्रेनेज वगैरह का सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा फॉर द काइंड ऑफ रेन एक्सपेक्टेड, क्योंकि अब बारिशें भी तो पुरानी वाली बारिशें नहीं रही ना, तो हर चीज़ चेंज हो रही है, तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा, जाहिर है। अच्छा ये जो हुमैरा अस्कर मॉडल और एक्ट्रेस के हवाले से जो खबरें हैं और ये बहुत ही बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि अब ये पता चल रहा है पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत से सवाल हमारी दोस्तियों पे, हमारे रिश्तों पे, हमारी सोशल लाइफ पे उठते हैं। मतलब अब ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि पुलिस के मुताबिक उनकी जो लाश है जो मिली उनके फ्लैट से डिफेंस 8 से, वो 6 महीने पुरानी है। सो ही पास्ड अवे, एटलीस्ट 6 महीने पुरानी तो है। सो शी पास्ड अवे मच बिफोर दैट। फ़ोन्स उनके दोनों डेड पड़े हुए थे। जब उनको चार्ज किया गया तो पता चला कि उन्होंने लास्ट कॉल्स भी अक्टूबर 2024 की हुई हैं। सो वो एक्चुअली सारी टाइमलाइन जो है उनकी वो अक्टूबर में ख़त्म हो जाती है। सो उनकी टाइमलाइन, उन्होंने एक शूट किया था, एक मेकअप आर्टिस्ट के, उनके स्टाइलिस्ट का बयान था कि उन्होंने शूट किया अक्टूबर में और 7 तारीख तक वो रिस्पॉन्ड कर रही थी और उसके बाद जब उनसे बात हुई वो बड़ी एक्साइटेड थी और कोलैबोरेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की और उसके बाद उन्हें मुतअद्दिद कॉल्स, मैसेजेस, एक बात तो बनती है, सबसे पहले सवाल तो यही बनता है ना कि 6 महीने में किसी ने कोई अलार्म बेल्स नहीं लगाए कि वेयर इज शी।
मतलब उनकी कुछ फैमिली का भी बैकग्राउंड हमें समझ आ गई कि उनकी फैमिली से नहीं बन रही थी, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं, कुछ जानने वाले होते हैं आपके, कोई तो जानना था कि आप कहाँ गायब हो गए, दुनिया सफाई हस्ती से कहाँ मिट गए। तो ये अफसोसनाक बात भी है, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ सैयद है हमारे साथ। दानियाल, क्या तफ्तीश में अब तक पता लग सका है? क्या हम इस बात की तस्दीक कर सकें कि हाँ ये तबाही मौत थी, या पुलिस और भी पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है? जी अब्दुल्ला, हुमा, बिल्कुल पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रही है। तबाही मौत है या इसमें उनको कोई नशा आवर चीज़ दी गई या ड्रग्स का इस्तेमाल, ये तमाम तर वो पहलू हैं जिनकी हतमी रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आ सकेगी। जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया सईद, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि लाश से नमूने केमिकल एग्जामिन के लिए वो हासिल कर लिए गए, DNA हासिल कर लिया गया है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है DNA रिपोर्ट हासिल करने में कुछ वक्त लगेगा। इब्तिदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर सुमैया सईद का ये मौक़िफ़ है कि लाश नाकाबिले शनाख्त थी और वजह मौत जो है वो सामने नहीं आ सका। लाश मुकम्मल तौर पर मस्क हो चुकी थी। साथ ही साथ जो पुलिस हुक्काम के कहना है कि मंगल के रोज़ अदालती बैलिफ जो है वो इस हुमैरा असगर अली के फ्लैट पर पहुंचा था खाली कराने के लिए। जब वो वहां पर पहुंचा, दस्तक दी, गेट खोल के जब वो अंदर दाखिल हुए तो अंदर लाश मौजूद थी, जिसके बाद पुलिस को तलब किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कार्रवाई के बाद जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया। लाश की शनाख्त हुमैरा असगर अली के नाम से हुई थी। पुलिस के इब्तिदा में ये मौक़िफ़ था कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लाश 10 से 15 रोज़ पुरानी है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो तहकीकात में मज़ीद पेशरफ़ सामने आई है उसमें पुलिस हुकाम के मौक़िफ़ है कि हुमैरा असगर अली के मोबाइल फ़ोन जो रिकॉर्ड हासिल किया गया, जो CDR हासिल किया गया, उसके मुताबिक 2024 में उनका राब्ता हुआ था। आखिरी मरतबा बिजली इनके फ्लैट की चंद माह से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता थी। उन्होंने रेंट भी जिस फ्लैट में मुकीम थी उसका किराया भी नहीं दिया था। मालिक मकान ने केस भी दायर कर रखा था हुमैरा असगर अली के ऊपर। जो उनके घर से, किचन से जो खाने की अशिया बरामद हुई हैं उनके ऊपर जो एक्सपायरी डेट है वो भी साल 2024 की थी। मोबाइल फ़ोन में जो आखिरी मैसेज और आखिरी कॉल्स जो उनको मौसूल हुई थी वो भी साल 2024 सितंबर के महीने की थी। और जो आखिरी मैसेज है वो ऑनलाइन जो कार सर्विस होती है उसके ड्राइवर को उनकी जानिब से मैसेज किया गया था। पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि ये लाश तकरीबन 6 से 8 माह पुरानी है, लेकिन हतमी जो बात है वो सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने बिल्डिंग में ज़ाहिर लोग भी रहते हैं, मतलब कोई चौकीदार, कोई काम वाली आती होगी, मतलब हेल्पिंग के लिए, कोई मतलब घर के कामों के लिए, कोई तो राब्ता होगा किसी से। किसी ने इससे पहले पुलिस को शिकायत भी नहीं की, मिसिंग पर्सन की भी शिकायत नहीं की कि हाँ जी ये हमारी दोस्त थी। यही खदशा होता है ना, मॉडल एक्ट्रेस है, किसी ने किडनैप ना कर लिया हो, तो ऐसी वो भी शिकायत कभी नहीं हुई। देखिए, जो उनका हल्का अहबाब था हुमैरा असगर अली का, जो उनके दोस्त यार थे, उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई कंप्लेन बज़ाहिर अब तक सामने नहीं आई है। और पुलिस हुकाम का यही कहना है कि किसी ने इस वाक़े से कबल राब्ता नहीं किया था, इनके मिसिंग के हवाले से या इनके गुमशुदा होने के हवाले से कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराई थी। जो जिस फ्लैट में वो मुकीम थी उसके मकीनों से जब हमारी बात हुई थी उस रोज़, जिस रोज़ ये लाश मिली थी, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि इनका आना जाना फ्लैट में कम ही होता था। बाज़ औक़ात कुछ दोस्त यार इनके थे वो यहाँ पर आते थे और गुज़िश्ता चंद माह से मुकम्मल तौर पर गायब थी, नज़र नहीं आ रही थी। और इलाका मकीनों को ये बज़ाहिर यही लगता था कि किसी शूटिंग के सिलसिले में, किसी ड्रामा या दीगर शूटिंग के सिलसिले में अंदरूनी मुल्क अच्छा, तस्लीम कब होगी दानियाल? इतना खासर किसी ने अब अपेरेंटली पता लग रहा है कि पुलिस से राब्ता हो गया। जी बिल्कुल राब्ता हुआ है, लेकिन अब तक इस हवाले से कोई बात सामने नहीं आई है कि इनकी तदफीन कब होगी, कराची में ही होगी या लाहौर में होगी और किस रोज़ होगी, किस वक्त होगी, ये अब तक बात सामने नहीं आई है। लेकिन इनकी लाश खाने में मौजूद है। बहुत ट्रेजिक वैसे ये खबर है और इसके इतने पहलू हैं जिस पे हम बात करते रहेंगे। उस दिन हमने लोनलीनेस की बात की थी, आपको याद है ना, पूरा एक सेगमेंट किया था, वो भी एक पहलू है इसका। लेकिन खबर आपको बता दें कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और CPC सेंट्रल कमेटी की
पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डेप्यूटी हेड वजीर और पार्टी सेक्रेटरी बराए नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन चाइना मोहतरमा काओ शो मिन के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा मीडिया ताउन को वुसअत देने, मुश्तरका प्रोडक्शंस, फेक न्यूज़ का तदारक, तरबियती प्रोग्राम्स और सकाफती तबादले के नए इम्कानात भी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हैं चाइना के दौरे पर और दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जो हुई है इसने मीडिया के शोबे में जारी शराकत को बाहमी एतमाद और देरीना दोस्ती का मसर करार दिया है। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया और अबलाग के मैदान में चीन के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकता है। मुलाकात में पर्टिकुलरली फेक न्यूज़ डिसइंफॉर्मेशन से मौसर तौर पर निपटने के लिए चीन और पाकिस्तान के सरकारी नशरियाती इदारों के दरमियान रवाबित और मुश्तरका नशरियाती मनसूबों को मज़ीद वुसअत देने पर भी अग्रीमेंट हुआ है। सो दैट इज एन डेवलपमेंट दैट वी थॉट टू शेयर विद यू। अभी हम इजाज़त लेंगे। वी विल सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे।